हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 14 जनवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आज मकर संक्रांति है तो इससे रिलेटेड आर्टिकल था, तो वहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है एक तो मकर संक्रांति, तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, मकर संक्रांति मार्क्स द ट्रांजिशन ऑफ द सन इनटू द ज़ोडिएक साइन ऑफ सेजिटेरियस। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये जो है सेजिटेरियस साइन नहीं होता, ये कौन सा होता है, कैप्रिकॉन साइन होता है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी हो जाएगी इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट है, द फेस्टिवल ऑफ पोंगल इन तमिलनाडु इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days वेयर ईच डे इज डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट डीटी और पर्पस। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक तो आपको फेस्टिवल्स पता होने चाहिए। पोंगल जो है कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, तमिलनाडु, मतलब साउथ इंडिया वाले पार्ट में करते हैं। 4 days के लिए किया जाता है और हर एक दिन जो होता है वो डेडिकेटेड होता है डिफरेंट डीटी को या फिर डिफरेंट पर्पस के लिए। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है, माघ बिहू इन्वॉल्व्स द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग मेजीज के टेम्पररी स्ट्रक्चर्स ऑफ बैम्बू एंड थैच विच आर बर्न्ट ऑन द डे ऑफ द फेस्टिवल। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर हो जाएगा 2 and 3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 2 and 3 ओनली। नेक्स्ट है, रिगार्डिंग द कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। फर्स्ट है, इट इज़ अ सब कॉम्पोनेंट ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इज रिलीज्ड बाय मंथली बाय द एनएसओ। तो ये हमने कल ही डिस्कस किया था कि रिलीज कौन करता है, एनएसओ। और ये जो है स्टेटमेंट 1 हमारी हो जाती है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट। देन सेकंड स्टेटमेंट है, द वेटेज ऑफ फूड आइटम्स इन द CFPI इज यूनिफॉर्म फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट, बिकॉज रूरल एरियाज में फूड का वेटेज अर्बन एरियाज के मुताबिक ज़्यादा होता है। यहाँ पे जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है ये हो जाएगी हमारी इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, CFPI ओनली अकाउंट्स फॉर द प्राइस चेंजेस ऑफ प्राइमरी फूड आर्टिकल्स एंड एक्सक्लूड्स प्रोसेस्ड फूड। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी जो है हमारी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड भी इंक्लूड किया जाता है। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड जो है ये दोनों इनकरेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर होगा ओनली 1। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विद रेफरेंस टू द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 PMLA 2002 से रिलेटेड हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। स्टेटमेंट 1 है हमारी, मनी लॉन्ड्रिंग इज डिफाइंड एज ए कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस अंडर दिस एक्ट। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो ये एक्ट है PMLA एक्ट 2002, इसके अंडर जो मनी लॉन्ड्रिंग है इसको डिफाइन किया गया कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट है, द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट और ED हैज़ द पावर टू अटैच प्रॉपर्टीज ऑफ द एक्यूज्ड इवन बिफोर अ फॉर्मल चार्जशीट इज फाइल्ड इन कोर्ट। यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड स्टेटमेंट है, अंडर सेक्शन 45 the twin conditions for bail require the court to be satisfied that there are reasonable grounds for believing that the accused is not guilty of the offense। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। करेक्ट पूछ रहे थे, द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव 1, 2 and 3 जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, in the context of administrative efficiency, the US initiative DOGE is being discussed. In India, which body provides recommendations for the restructuring of the government machinery? इंडिया में बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी US इनिशिएटिव DOGE, इससे रिलेटेड इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में कौन सी बॉडी है जो रिकमेंड करती है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी? यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC। ARC रिपोर्ट्स चाहिए इंपॉर्टेंट होती हैं, यूपीएससी में आपने सेकंड वाली तो बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ARC 1 ARC 2, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मूवमेंट ऑफ द सन ड्यूरिंग उत्तरायण। यहाँ पे सन से रिलेटेड हमने मतलब जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, इट इज़ द पीरियड बिटवीन द विंटर सोलस्टिस एंड द समर सोलस्टिस। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग दिस पीरियड द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस। यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है। थर्ड है, उत्तरायण इज एस्ट्रोनॉमिकली सिनोनिमस ऑफ द वर्नल इक्विनॉक्स। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। जो उत्तरायण है ये बेसिकली विंटर सोलस्टिस से शुरू होता है, ना कि वर्नल इक्विनॉक्स से। वर्नल इक्विनॉक्स कब होता है? 21 मार्च। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी है इनकरेक्ट। द राइट आंसर इज 1 and 2। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 and 2 ओनली।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the Great Nicobar Island project, consider the following statements. So Great Nicobar Island project ये continuously न्यूज़ में है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है. So यहाँ पे ये आप लोगों ने अच्छे से पढ़ के जाना है बहुत डिटेल में. यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल एट ग्लेथे बे. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है हमारी ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. इस प्रोजेक्ट में जो है कंस्ट्रक्शन की बात की गई है कि ग्लेथे बे पे ICTT जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा ग्लेथे बे में. सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाती है. सेकंड स्टेटमेंट है, द आइलैंड इज होम टू द शॉम्पेन ट्राइब हु आर कैटेगराइज्ड एज ए PVTG. सो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रोजेक्ट एरिया फॉल्स विद इन द कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ-IA विच अलाउज फॉर लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अंडर स्पेशल परमिट्स. तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है, बिकॉज जो CRZ-IA है इकोलॉजिकली सेंसिटिविटी एरियाज में लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन जनरली प्रोहिबिटेड होता है, पर इस प्रोजेक्ट को स्ट्रैटेजिक ग्राउंड्स पे क्लियरेंस मिली है. बट यहाँ पे जो कह रहे हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज अंडर स्पेशल परमिट्स, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट जो हो जाएगी ये हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी. सो यहाँ पे करेक्ट पूछ रहे थे, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, रिगार्डिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और IIP एंड इट्स कोर इंडस्ट्रीज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. सो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हाईएस्ट वेटेज इन द कोर इंडस्ट्रीज. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है. यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट जो है फर्स्ट पेयर ये बिल्कुल करेक्ट है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो है हाईएस्ट वेटेज है कोर इंडस्ट्रीज में. सेकंड है फर्टिलाइजर, सो फर्टिलाइजर लोवेस्ट वेटेज इन द कोर इंडस्ट्री. सो ये भी बिल्कुल करेक्ट है. जो फर्टिलाइजर का वेटेज है कोर इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, वहाँ पे लोएस्ट वेटेज है फर्टिलाइजर का और हाईएस्ट वेटेज किसका है कोर इंडस्ट्रीज में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का. देन कोल जो है कोल थर्ड पेयर है, कोल सेकेंड हाईएस्ट वेटेज है आफ्टर रिफाइनरी प्रोडक्ट्स. तो यहाँ पे जो है थर्ड पेयर जो हो जाता है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाता है. सेकंड हाईएस्ट की अगर हम बात करें तो सेकंड हाईएस्ट वेटेज किसका, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है ना कि कोल का. दैट्स वाई ये थर्ड पेयर जो है ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर हो जाएगा ओनली 2. ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा. ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट. सो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स से आपको याद रखना है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का कोर इंडस्ट्रीज में हाईएस्ट वेटेज होता है और लोवेस्ट वेटेज किसका होता है फर्टिलाइजर का. एंड सेकंड हाईएस्ट अगर यहाँ पे बोल रहे हैं कोल तो सेकंड हाईएस्ट किसका होता है ये भी याद रखना है आपको, इलेक्ट्रिसिटी का. ठीक है. सो 80 कोर इंडस्ट्रीज हैं. सो आपको सीक्वेंस जो है पता होना चाहिए, तो सीक्वेंस पढ़ लीजिएगा अच्छे से. नेक्स्ट है, द ट्रिफिन डिलेमा ऑफन मेंशन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डी-डॉलराइजेशन रेफर्स टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन. सो द राइट आंसर इज short-term domestic objectives and long-term international objectives of a country whose currency serves as a global reserve. So option B जो हो जाएगा ये हमारा right answer हो जाएगा. ये ट्रिफिन डिलेमा जो है बेसिकली ये ग्लोबल रिजर्व करेंसी जो डॉलर होती है बेसिकली, सो डॉलर की पैराडॉक्स है जहाँ यूएस को डोमेस्टिक इकोनॉमी और ग्लोबल लिक्विडिटी के बीच बैलेंस करना पड़ता है. सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो हो जाएगी हमारा, शॉर्ट टर्म डोमेस्टिक ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ कंट्री हुज करेंसी सर्व्स एज ए ग्लोबल रिजर्व. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है, विद रेफरेंस टू द रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ in legal jurisprudence in which of the following Indian laws is it applied. So reverse burden of proof जो है ये कौन से लॉ में अप्लाई होता है. सो ये कौन से लॉ में अप्लाई होता है, PMLA में भी होता है, मनी लॉन्ड्रिंग में, NDPS में भी होता है, नार्कोटिक ड्रग्स में, एंड पॉक्सो एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस इसमें भी. सो तीनों में ही होता है ये. तो 1, 2 and 3 जो हो जाएगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा. तीनों लॉज में स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में एक्यूज पर बर्डन होता है कि वो अपनी इनोसेंस खुद प्रूव करें. सो यहाँ पे डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा. चाहे पॉक्सो एक्ट हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट हो, चाहे नार्कोटिक्स ड्रग्स वाला एक्ट हो, तीनों के ही तहत जो बेसिकली जिसके ऊपर इल्जाम होता है तो उसको खुद को ही प्रूव करना होता है कि वो इनोसेंट है. नेक्स्ट है यहाँ पे, मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन इज एन इनिशिएटिव इन्वॉल्विंग इंडिया एंड 5 अदर कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन. सो फर्स्ट थिंग आपको ये याद रखना है कि मेकॉन्ग गंगा कोऑपरेशन जो इंडिया एंड 5 अदर कंट्रीज के बीच में जो है ये एक कोऑपरेशन है. सो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी कंट्रीज का पार्ट नहीं है. सो चाइना जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा. चाइना मेकॉन्ग गंगा प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है. इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, एक तो इंडिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, म्यांमार है एंड लाओस है. सो यहाँ पे ये कंट्रीज आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कौन कौन सी कंट्री है, इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया. सो इंडिया को मिला के टोटल 6 हैं. सो यहाँ पे जो है आज हमने प्रैक्टिस कर ली जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे. आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी. वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें.
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।